वेलकम टू लीगल वेब आईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। इंटरनेशनल लॉ ऐसे सेट ऑफ रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल्स का नाम है जो कि बताता है कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंडिविजुअल ने किस तरह आपस में डील करना है, किस तरह आपस में रिलेशनशिप को चलाना है। दूसरा सवाल हमारा ये आता है कि इंटरनेशनल लॉ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से निकला है। इसके जवाब में मुख्तलिफ जूरिस्ट मुख्तलिफ ओपिनियंस देते हैं। याद रहे कि दुनिया में ज़्यादातर लीगल सिस्टम जो है वो कोडिफाइड है, मगर जो इंटरनेशनल लॉ है वो अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड होने की वजह से इसका कोई एक सोर्स नहीं है, ये रिलाई करता है मल्टीपल सोर्सेज पे। अब मल्टीपल सोर्सेज कौन से होंगे वो हम देखेंगे स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक। इसकी वजह ये है, ये वो स्टैचू है जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। इसीलिए हम इस स्टैचू को फॉलो करेंगे और इसके मुताबिक देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के कौन से सोर्सेज हैं। और जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी इसी की बेस पे अपने डिसीजन देता है। उसके बाद है हमारे पास मीनिंग। मीनिंग भी हमें पहले पता होना चाहिए सोर्स क्या होता है। सोर्स होता है किसी भी चीज़ का ओरिजिन या कॉज ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से निकली है या किसी चीज़ के होने की वजह क्या है। अब हम मतलब बता सकते हैं कि सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब है। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब हुआ कि एक ऐसी जगह जहाँ से इंटरनेशनल लॉ निकला है, या ऐसी फाउंडेशंस या ऐसी बुनियादें जहाँ से इंटरनेशनल लॉ जो है अपनी वैलिडिटी डिराइव करता है, अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है, अपनी पावर डिराइव करता है। वो तमाम चीज़ें जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होंगी। उसके बाद हमारे पास है सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, यानी कि किस तरह सोर्स ऑफ लॉ इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करता है। हमारे पास सोर्स ऑफ लॉ है जो कि फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है, फॉर्मल सोर्सेज में और मटेरियल सोर्सेज में। मटेरियल सोर्सेज फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है, लीगल और हिस्टोरिकल। लीगल सोर्सेज फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है, नेशनल सोर्सेज और इंटरनेशनल सोर्सेज। इंटरनेशनल सोर्सेज वो टॉपिक है जो कि हम अभी कवर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के क्या सोर्सेज हैं, और हमने सिर्फ इसी तक लिमिट रहना है। अब देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के क्या सोर्सेज है। कस्टमरी, जर्नल प्रिंसिपल्स, जुडिशियल डिसीजंस, ट्रीटीज, राइटिंग्स एंड अदर सोर्सेज। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम वो सोर्सेज थे जो कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज कंसीडर होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मुख्तलिफ जूरिस्ट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के बारे में क्या कहते हैं। लॉरेंस कहते हैं इंटरनेशनल लॉ का एक ही सोर्स है और वो है द कॉन्सेंट ऑफ नेशंस, यानी कि जिस चीज़ पे स्टेट से एग्री कर ले कि ये चीज़ रूल होना चाहिए, ये चीज़ लॉ होना चाहिए, बस वही सोर्स है। यानी जिस चीज़ पे मुख्तलिफ स्टेट्स जो है वो रजामंद हो जाएं, बस वो इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। और लॉरेंस के मुताबिक यही एक सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। उसके बाद हमारे पास ओपनहेम आते हैं जिनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ के दो एक्सक्लूसिव सोर्सेज हैं, एक ट्रीटीज़ है और एक कस्टम्स है। और उनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ मेनली इन्हीं दो सोर्सेज से निकला है। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेस्टलेक। वेस्टलेक के मुताबिक दो मेन सोर्सेज है, एक कस्टम है, एक रीज़न है। यानी कि कस्टम वो होता है जो स्टेट की प्रैक्टिसेस हैं जो वो लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रही हैं। रीज़न वो होता है जो कि इंसान को समझ में आता हो, इंसान की अकल पे फिट बैठता हो। यानी कि ये दोनों चीज़ें अगर इंटरनेशनल लॉ में होंगी तभी वो आपका इंटरनेशनल लॉ कंसीडर होगा। फर्दर यहाँ पे लिखा है कि वो ये बिलीव रखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डेवलप हुआ है स्टेट की प्रैक्टिसेस से और ऐसे प्रिंसिपल्स से जो कि बेस करते हैं रीज़न पे और जस्टिस पे। उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर आप स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखो, उसका आर्टिकल 38 कहता है इंटरनेशनल लॉ के दो सोर्सेज है, एक प्राइमरी सोर्सेज है और दूसरा सब्सिडरी सोर्सेज है। प्राइमरी सोर्सेज में हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशंस आ जाती हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स आ जाते हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आ जाते हैं। सब्सिडरी या सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास जुडिशियल डिसीजंस आ जाते हैं और टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स आ जाती हैं। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैचू की तरफ से, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, और अभी हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे।
सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सबसे पहला जो सोर्स था वो था इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन में आपके ट्रीटीज़ आ जाते हैं, चार्टर्स आ जाते हैं, डिक्लेरेशंस आ जाते हैं, कोविनेंट्स आ जाते हैं, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये प्राइमरी सोर्स कंसीडर होती है इंटरनेशनल लॉ का। ये 2 स्टेट्स के दरमियान भी हो सकते हैं एग्रीमेंट, ये रीजनल लेवल पे भी एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और ये 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान भी एग्रीमेंट या ट्रीटीज़ हो सकते हैं। ये ट्रीटीज़ जो होते हैं एक लंबी बातचीत का, एक्टिव पार्टिसिपेशन का और दोनों स्टेट्स या मल्टीपल स्टेट्स की म्यूचुअल कंसेंट का नतीजा होते हैं। जब भी कोई ट्रीटी फॉर्म होता है उसके बाद जो स्टेट्स होते हैं वो उस ट्रीटी पे साइन करते हैं और उसको फिर रेक्टिफाई करते हैं। जब भी स्टेट कोई रेक्टिफाई कर लेता है उसके बाद वो जो ट्रीटी है उस स्टेट पे बाइंडिंग हो जाता है। सिग्नेचर और रेक्टिफिकेशन में फ़र्क ये होता है कि सिग्नेचर जब कोई स्टेट करता है उसका मतलब ये होता है कि वो स्टेट उस ट्रीटी को आगे लेके चलना चाह रहा है। आगे लेके जब वो चलता है उसके बाद उसके पास स्टेप आता है रेक्टिफिकेशन का। जब स्टेट कोई रेक्टिफाई कर लेता है किसी ट्रीटी को, उसके बाद वो ट्रीटी जो है उस स्टेट पे बाइंडिंग हो जाता है। जब तक कोई स्टेट किसी ट्रीटी का सिग्नेटरी होता है तब तक वो ट्रीटी बाइंडिंग नहीं होता। बाइंडिंग होता है रेटिफिकेशन के बाद। यहाँ पे कुछ ट्रीटीज़, कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ कन्वेंशंस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिसमें सीडा है, सीआरसी है, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, और एक डिक्लेरेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है इंटरनेशनल कस्टम्स। ये सबसे ओल्डेस्ट और ओरिजिनल सोर्स कंसीडर होता है इंटरनेशनल लॉ का। इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आती है स्टेट की प्रैक्टिसेस और दूसरा ओपिनियन ज्यूरिस। स्टेट की प्रैक्टिसेस से मुराद यानी वो चीज़ें जो स्टेट एक लंबे अरसे से फॉलो करती आ रही हैं। ओपिनियन ज्यूरिस में एक ऐसा बिलीफ आ जाता है जो कि स्टेट समझती है कि उनको फॉलो करना चाहिए। वो स्टेट उस चीज़ की लीगली पाबंद है, तो वो चीज़ स्टेट फॉलो करेगी। वो भी आपका इंटरनेशनल कस्टम में आता है। इंटरनेशनल कस्टम जो होता है वो तमाम स्टेट्स पे बाइंडिंग होता है सिवाय उन स्टेट्स के जो प्रिसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। प्रिसिस्टेंट ऑब्जेक्ट से मुराद एक ऐसी स्टेट जो कि किसी लीगल रूल की फॉर्मेशन के वक़्त उसको ऑब्जेक्ट करती आ रही हो, उसको अपोज़ करती आ रही हो। जब कोई स्टेट किसी लीगल रूल की डेवलपमेंट के वक़्त यानी जब वो रूल फ़ॉर्म हो रहा था उस वक़्त से उसकी ऑब्जेक्शन करती आ रही है, उसकी ऑपोज़िशन करती आ रही है, तब वो जो रूल है उस स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा। तब वो जो स्टेट है उस रूल से एग्ज़म्प्ट हो जाएगी। ये आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। याद रहे कि जो ऑब्जेक्शन होगी, जो ऑपोज़िशन होगी वो कंटिन्यूअस होगी और क्लियर वर्ड्स में होगी। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 38 1 बी है जो कि कहता है कि कस्टम जो है एक एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस है जो कि लॉ एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स है जो कि है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से मुराद वो तमाम लॉज़ हैं जो कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में कॉमन हैं। वो तमाम कॉमन लॉज़ जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में उनको बोलते हैं जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और वो बाइंडिंग कंसीडर होते हैं। जहाँ पे कोई भी ट्रीटी वजूद ना रखता हो, कोई भी कस्टमरी रूल वजूद ना रखता हो, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट जो हैं वो इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे अपने फ़ैसले कर सकती है। इन प्रिंसिपल्स में गुड फेथ के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, जस्टिस के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, इक्विटी के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। केस लॉ है जिसमें क्या हुआ था, स्लेवरी को प्रोहिबिट कर दिया था इस बुनियाद पे कि वो जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स है जुडिशियल डिसीजन। ये एक सेकेंडरी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। इसमें क्या होता है, ये जो आपके जुडिशियल डिसीजंस है ये मदद देते हैं रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को जानने में। मज़ीद ये कि ये अदालतों के फ़ैसले ही होते हैं जो मदद देते हैं इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रेट करने में यानी उसकी तशरीह करने में। ये इंटरनेशनल लॉ को क्लेरिफ़ाई करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है क्या, उसको वाज़िया करते हैं। अगर इंटरनेशनल लॉ में कोई भी खामी आ जाती है तो ये अदालतों के फ़ैसले ही होते हैं जो उस खामी को पूरा करते हैं। इनमें आपके फ़ैसले आ जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के और नेशनल सुपीरियर कोर्ट्स के, यानी कि तमाम स्टेट्स की जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उसके फ़ैसले भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद है टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स। जुडिशियल डिसीजन की तरह ये भी एक सब्सिडरी मीन है यानी एक सेकेंडरी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ को जानने का, इंटरनेशनल लॉ को डिटरमिन करने का।
अब स्कॉलर्स क्या करते हैं, लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं और देखते हैं कि इस वक़्त कौन-सी लीगल डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह लीगल डेवलपमेंट हो सकती है, ये सारा वो एनालाइज़ करते हैं। और मज़ीद ये कि जो नए प्रिंसिपल्स फ़ॉर्म होते हैं, उन पे भी इन्हीं स्कॉलर का असर आ रहा होता है। ये जो स्कॉलर्स की राइटिंग्स होती है, ओपिनियंस होती है, ये बाइंडिंग तो नहीं होती, मगर जो अदालतें होती हैं, जो जजेस होते हैं, वो इन राइटिंग्स से मदद लेते हैं अपने फ़ैसलों में और इनको एज़ अ गाइडेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ अदर सोर्सेज़ हैं, जो कि स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो नहीं दिए हुए, मगर ये सोर्सेज़ एग्ज़िस्ट करते हैं। पहला सोर्स है लॉ मेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ऐसे लॉज जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड हो गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। और इसके अलावा भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो लॉ मेकिंग का काम करती है, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर बहुत सी ऐसी बॉडीज़ मौजूद हैं जो कि एक लार्ज अमाउंट में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती हैं, जिसमें रिपोर्ट्स होती हैं, रेजोल्यूशंस होती हैं और उनकी अपनी स्टडीज़ होती हैं। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये स्टडीज़ होती हैं, ये रेजोल्यूशंस होती हैं, ये भी मदद देते हैं लॉ की डेवलपमेंट में और ये क्लेरिफाई करते हैं इंटरनेशनल लॉ को। इनकी अगर आप मिसाल लें, आपको यूएन रिपोर्ट्स मिलेंगी, इंटरनेशनल लॉ कमीशन ड्राफ्ट्स मिलेगा और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स मिलेंगी। ये सारी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, ये भी इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स कंसीडर होती हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसका कोई एक सोर्स नहीं है, ये मल्टीपल सोर्सेज़ पे रिलाई करता है, जिसमें प्राइमरी सोर्सेज़ भी हैं, सेकेंडरी सोर्सेज़ भी हैं। और आर्टिकल 38 के मुताबिक इसमें जो मेन सोर्स हैं उनको आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि जो ट्रीटीज़, कस्टम्स और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, वो प्राइमरी सोर्सेज़ हैं। जबकि जुडिशियल डिसीजंस और स्कॉलर राइटिंग्स जो हैं, वो सेकेंडरी सोर्स है और वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। और मॉडर्न व्यू में और मॉडर्न अप्रोच में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हैं और उसके जो सब्सिडरीज बॉडीज़ हैं, यानी जो उसके मतहत बॉडीज़ हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीब्यूट करती हैं और इंटरनेशनल लॉ को एक्सपेंड करती हैं और इवन कि वो शेप भी करती हैं इंटरनेशनल लॉ को। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो में कहीं भी कोई भी इशू हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।